ये है कुसुमपुर गांव। चारों ओर शाम छा गई है। आकाश काले बादलों से ढका हुआ है और बीच बीच में बिजली की चमक से चारों तरफ अचानक रोशनी फैल जाती है। चारों तरफ लगातार बूंदाबांदी की आवाज गूंज रही है। ऐसे ही एक नम और भीगी हुई शाम में गांव की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर दो लोग छाता सर पर रख के आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता चलते चलते वो गांव के पास बहने वाली छोटी नदी के बांस के पुल के पास पहुंच जाते हैं। ठीक उसी समय उनकी नजर पुल के कोने में पानी में तैरते हुए एक मृत शरीर पर पड़ती है। क्षण भर में ही उनके शरीर के अंदर डर और आश्चर्य दोनों समा गए। वो एक पल बेइंतजार नहीं करते और तेजी से गांव के प्रधान के घर की ओर दौड़ पड़ते हैं ताकि ये भयानक खबर उन्हें पहुंचा सके। घर के सामने पहुंचकर उनमें से एक दरवाजे पर जाकर ठक ठक करने लगा और आवाज देने लगा, कर्ता बाबू, क्या आप घर पर हैं? कृपया थोड़ा बाहर आइए। कुछ समय बाद लकड़ी का दरवाजा आवाज करता हुआ खुला। गांव के बाहर प्रधान आए। उनके कपड़े सफेद रंग के पंजाबी थे। गले में मोटी सुनहरी चेन थी। वे थोड़े गंभीर होकर बोले, क्या हुआ रे? तुम लोग इस समय कहां बुला रहे हो? अरे जी हाँ कर्ता बाबू, छोटी नदी के बांस के पुल के कोने में एक आदमी की लाश पानी में तैर रही है। हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा। कृपया आप जल्दी आइए। क्या कह रहे हो तुम लोग? गांव में ऐसी घटना? चलो अभी चलते हैं और देखते हैं। ये कहते हुए दोनों व्यक्ति और गांव के मुखिया कुछ और लोगों को लेकर चलते रहे और चलते चलते उस बांस के पुल के पास पहुंच गए। बारिश में एक व्यक्ति गांव के मुखिया के सिर के ऊपर छाता पकड़े खड़ा था। गांव में चारों तरफ बारिश की बूंदें टप टप गिर रही थी। सभी लोग बांस के पुल के पास खड़े होकर गहरी नजर से उस लाश को देख रहे थे। निर्जीव वो पानी में तैर रहा था और तभी गांव के मुखिया बोले, अरे ये तो सुभाष मछुआरे की लाश है। इतनी मेहनत से अपने घर परिवार का पालन पोषण करता था, किसने उसे इतनी निर्दयता से मार डाला? नहीं नहीं करता बाबू, इस बारे में आप चुप नहीं बैठा जा सकता। कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही होगा। ठीक है, इन सब मामलों का फैसला कल सुबह ही लिया जाएगा। चारों ओर मानो शोक की छाया छा गई थी। सुभाष मछुआरा एक अत्यंत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। शोक में डूबी वो लंबी रात गुजर गई और सुबह हो गई। बारिश अब काफी कम हो गई थी। वह बांस का पुल मुख्य रूप से दो गांवों को जोड़ता है। एक तरफ पश्चिमी गांव और दूसरी तरफ पूर्वी गांव। गांव के मुखिया का निवास पूर्वी गांव में है। पूर्वी गांव के लोग के अनुसार पश्चिमी गांव के अधिकतर लोग चोरी डकैती में लिप्त हैं। वे अक्सर गहरी रात में पुल पार करके पूर्वी गांव घुस जाते हैं और चोरी करते हैं। सुभाष मछुआरे के लाश के पुल के पानी में तैरने की घटना ने पूरे गांव में सनसनी मचा दी थी। इन सारी चिंताओं को लेकर आज गांव के बरगद के पेड़ के नीचे एक पंचायत बुलाई गई। उसमें गांव प्रधान सहित कुछ गांव वाले उपस्थित थे। कर्ता बाबू, गांव में जिस तरह से चोरों का आतंक बढ़ रहा है, उसके ऊपर कल फिर सुभाष मछुआरे जैसे एक निर्दोष इंसान की मौत हो गई। ये सब ऐसे कब तक चलता रहेगा? ये पुल अब और बरकरार नहीं रखा जा सकता। पश्चिमी गांव के चोर इस पुल को पार करके हमारे गांव में घुस आते हैं और पूरे गांव को त्रस्त कर रहे हैं। आप आज इसकी कोई फैसला कीजिए। हाँ कर्ता बाबू, इस विषय में आज ही के आज एक स्पष्ट निर्णय होना ही चाहिए। ठीक है,
तो आज की पंचायत में निर्णय लिया गया है कि पुल को आज ही तोड़ दिया जाएगा। गांव के मुखिया के निर्णय के अनुसार कुछ नियुक्त मजदूर मिलकर बांस के पुल को तोड़ने का काम शुरू करते हैं। सब मिलकर धीरे धीरे पुल की लकड़ी काटते हैं और बांस और रस्सी के जोड़ों को खोल देते हैं। इस तरह अंततः वे दोनों गांव के बीच बहने वाली छोटी नदी पर बने उस बांस के पुल को पूरी तरह से तोड़ने का काम कर देते हैं। 7 महीने गुजर चुके हैं। अब कुसुमपुर में धान काटने का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन समस्या का असली कारण कहीं और है। पूर्वी गांव के कई लोगों की जमीन पश्चिमी गांव में है और पश्चिमी गांव के कई लोगों की जमीन पूर्वी गांव में है। पुल टूट जाने के बाद दोनों के बीच कोई भी आवागमन का रास्ता नहीं बचा, जिसके कारण धान काटकर उसे एक गांव से दूसरे गांव तक ले जाना संभव नहीं हो पा रहा। इससे लगातार कई समस्याएं सामने आ रही हैं। चारों ओर जोरदार बारिश हो रही थी। उस बारिश में कुछ गांव वाले गांव प्रधान के घर की ओर दौड़ पड़े। गांव के मुखिया तब आंगन में खड़े थे। वे उनके सामने स्थिर मुद्रा में खड़े थे। उनका चेहरा गंभीर था। आंखें चेहरे पर चिंता की लकीर साफ दिख रही थी। उनमें से एक आगे बढ़ा और समस्या के बारे में बताया। करता बाबू, ये पुल ना होने की वजह से अब धान काटने के समय बड़ी मुश्किल में पड़ गए। उस गांव से इस गांव फसल लाने का कोई तरीका नहीं बचा। कृपया आप कोई व्यवस्था करें करता बाबू, वरना तो हम धान काट कर भी फसल घर नहीं ले जा पाएंगे। तुम लोग चिंता मत करो। इस मामले को लेकर मैं कुछ ही दिनों में सोच रहा था। आखिरकार आज मैंने फैसला किया। आज ही के दिन कुछ मजदूर लगाकर उस छोटी नदी के ऊपर फिर से एक बांस का पुल बनाया जाएगा। चारों ओर जोरदार बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा से बार बार शरीर में सिहरन से उठ रही है। गांव के मुखिया के निर्देश पर 6 मजदूर मिलकर कमर कसकर पुल बांधने का काम में जुट गए। उनका सख्त आदेश था कि इस पुल पर काम आज के भीतर खत्म कर देना, ताकि अगले दिन सुबह गांव वाले बिना किसी बाधा के धान काटकर अपने गांव में जा सके। बांस बांधना, रस्सी खींचना, लकड़ी के खंभे लगाना और बिना रुके चलते रहता है। काम करते करते कब शाम हो गई किसी को पता नहीं चला। चारों ओर उस समय बारिश की आवाज और रात का सन्नाटा मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। ठीक उसी समय एक मजदूर बोला, अरे इतने धीरे काम करने से कोई काम होगा? अगर इसी तरह चलते रहे तो 2 दिन भी काम पूरा नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ? मुझे बहुत जोर से पेशाब आ रहा है। तुम लोग थोड़ा देर रुकना और मैं गणेश थोड़ा आगे पेड़ के नीचे जा रहे हैं, अभी वापस आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन काम तो आज रात के अंदर खत्म कर देना है और जल्दी वापस भी आना है। अरे ठीक है यार। ये कहते हुए जोरदार बारिश के बीच गणेश और महतो धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ गए। जंगल के किनारे एक पेड़ के नीचे की ओर। इसी बीच खाल के किनारे राकेश और बाकी लोग दूर खड़े रहे। फिर नियम अनुसार सबने अपने अपने मन से काम करना शुरू किया। ठीक उसी समय एक मजदूर खाल के किनारे जाकर बांस लगाने लगा। कमर तक पानी में उतरकर जब वो थोड़ा आगे गया, अचानक पानी की गहराई में किसी ने उसे एक जोरदार खिंचाव से नीचे खींच लिया। ये सब कुछ एक पल में घटित हो गया। ये क्या हुआ? सुब्रत कहाँ गया? ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा। अब तक गणेश और महतो वापस नहीं आए।
और ठीक सामने ही अचानक किसी ने सुव्रत को पानी के नीचे खींच लिया। पूरा मामला बहुत ही अशुभ है। नहीं नहीं, अब देर नहीं करनी चाहिए। गणेश और महतो जंगल के किनारे पेड़ के नीचे चले गए हैं, चलो वहां चलते हैं। ये कहकर खाल के किनारे खड़े सभी लोग साथ साथ आगे बढ़े। जंगल के पास पेड़ के पास वो पहुंचकर उन्होंने जो देखा वो देखकर उनकी आंखें फैल गईं। सामने एक भयानक अजीब दृश्य था। एक काला साया जैसा आत्मा बैठा हुआ था। वो गणेश के शरीर का मांस चबाते हुए खा रहा था। उसके पास महत्व का बेजान शरीर पड़ा था। चारों ओर जोरदार बारिश हो रही थी। दूर से लोमड़ी की हू हू की आवाज सुनाई दे रही थी। ये भयानक दृश्य देखकर सब मानो उसी पल थम गए। ये क्या हो रहा है? भूत! वो देखो, गणेश का मांस चबाते हुए खा रहा है। बात करने का समय नहीं है, अभी भागना होगा। चलो चलो दौड़ो, वरना जान से मरना पड़ेगा। राकेश की बात खत्म होते ही सभी वहां से दौड़ने लगे। लेकिन चाहे जितना भी वो दौड़ने की कोशिश करें, बार बार वहीं आकर रुक जाते थे। वे कहीं पार नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। डर और निराशा से उनके पैर थम गए। वे आगे और बढ़ नहीं पा रहे थे। हम निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक उसी क्षण भयानक आत्मा हंस पड़ी। फिर वो एक छलांग में पेड़ की डाली पर चढ़ बैठा। उसकी जीभ मुंह से लंबी होकर बाहर लटक रही थी और उसके हाथों से नाखून बहुत ही बड़े बड़े निकल आए थे। वो आत्मा इतनी लंबी थी कि पेड़ पर बैठे हुए भी वो एक विशाल दैत्य की तरह लग रही थी। अंधेरे में मूसलाधार बारिश के बीच ये भयावह दृश्य वहां खड़े तीनों के दिलों को चीर गया था। क्या रे, तुम लोग क्या मरने आए हो यहाँ? मैं किसी भी हालत में पुल बनाने नहीं दूंगा, किसी भी हालत में नहीं। ये आत्मा क्या कह रही है? वो पुल बनाने से क्यों रोक रही है? वाकई तुम क्या कह रहे हो? हम पुल बनाने से तुम क्यों रोक रहे हो? हमारे साथियों को इतनी बेरहमी से क्यों मार डाला? क्यों नहीं देने दूंगा पूछ रहे हो? क्यों जानना चाहता है तू? तो सुन, मैं वही हूँ सुभाष, जिसे आज ठीक 7 महीने पहले एक मूसलाधार बारिश की रात में जोरदार मूसलाधार बारिश हो रही है। आसमान में बार बार बिजली चमक रही है और तेज गर्जना से चारों ओर थर्राहट मच रही है। सुभाष एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में लालटेन पकड़े गांव की सड़क पर आगे बढ़ रहा था। चलते चलते वो छोटे नदी के पुल के पास पहुंचता है। ठीक उसी समय उसकी नजर पुल के पास खड़े 3 लोगों पर पड़ती है, जिनके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ है और वे कुछ बात कर रहे थे। ये दृश्य देखकर सुभाष जिज्ञासु हो जाता है। वो थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर उनकी बात सुनने की कोशिश करता है। सब कुछ अच्छे से याद है ना तुम लोगों को? आज रात की हरिराम मंडल के घर पर हमला करना है। खबर पक्की है कि हरिराम विदेश से बहुत सारा सोना चांदी लेकर लौटा है। सब याद है सरदार, अब सिर्फ इनको छीनने की बारी है। ये सब बातें सुनकर सुभाष और पेड़ के पीछे खड़ा नहीं रह सका। वह तेजी से उनके पास दौड़ा और चिल्लाया, ये क्या है? तुम लोग ये सब साजिशें कर रहे हो?
मेरे रहते हुए तुम लोग अपनी इस योजना में कभी सफल नहीं हो सकते, कभी नहीं। मैं सभी गांव वालों को बुला लूंगा। तो फिर तू बड़ी समस्या खड़ी करेगा। तू गांव के सभी लोगों को बुलाएगा, है ना? तू जिंदा रहेगा तो बुलाएगा ना। ये शब्द कहते ही डकैतों में से एक ने अपनी कमर से तेज चाकू निकाला और एक झटके में सुभाष के पेट में 3 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार घोंप दिया। आसमान में तेज बिजली की कड़क के साथ आवाज गूंज उठी। दूर किसी लोमड़ी की हू की आवाज सुनाई दी और चारों ओर का माहौल और भी डरावना हो गया। उन्होंने मिलकर सुभाष के बेहोश शरीर को खींचते हुए पुल के कोने से पानी में फेंक दिया। उसके हाथ की लालटेन पानी में डूबकर बुझ गई और छाता जैसे अंधेरे में कहीं खो गया। सुभाष की आत्मा के मुंह से पूरी घटना सुनकर सभी की आंखों में डर भर आया था, लेकिन उस डर भरी नजरों में जैसे एक गहरा दर्द और दुख का असर साफ नजर आ रहा था, क्योंकि उन क्रूर लोगों ने सुभाष को इतनी बेरहमी से मार डाला था। ठीक इसी तरह उन्होंने तीनों ने मिलकर मुझे बेरहमी से मार डाला। इस कारण मैंने शपथ लिया है कि इस स्थान पर कभी कोई पुल नहीं बनने दूंगा। ये पुल ही था चोरों का रास्ता। इसी रास्ते से बार बार गांव में अंधकार, लूट और विनाश आया। मैं अब उस अशांति को कभी लौटने नहीं दूंगा, कभी नहीं। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अगर तुमने मेरे काम में रुकावट डाली तो मैं तुम्हारे शरीर से मांस उखाड़ कर चबा चबा कर खा जाऊंगा। सुभाष की आत्मा के मुंह से ऐसे शब्द सुनते ही तीनों लोग एक पल भी वहां खड़े न रह सके। वे डर के मारे दौड़ते हुए गांव के भीतर आ गए। सामने दिखाई दिया गांव का प्रमुख, जो धीरे धीरे चल कर आ रहा था और उसके पास एक व्यक्ति छाता पकड़े हुए था। गांव के मुखिया के हाथ में एक लालटेन थी, जिसकी हल्की रोशनी बारिश के बीच चारों ओर फैल रही थी। अरे क्या हुआ तुम्हें? इस तरह हाँफते हाँफते क्यों दौड़ कर आ रहे हो? काम छोड़कर जान बचाकर क्यों भाग रहे हो? कुछ तो बताओ। और काम करने वाले कारता बाबू वो उधर। अरे क्या कह रहे हो तुम लोग? नहीं नहीं, ये काम नहीं हो सकता। भगवान ने सच में तुम्हारी रक्षा की है। जब राकेश ने उस भयंकर घटना के बारे में सब कुछ बताया तो गांव के मुखिया के चेहरे पर गहरी चिंता और संकोच के निशान दिखाई देने लगे। पुल निर्माण को लेकर कोई निर्णय लेने की इच्छा अब उनके मन में नहीं बची थी। अंत में उन्होंने कठोर निर्णय लिया। इस बांस के पुल को कभी भी कुसुमपुर गांव में नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि इस पुल से जुड़ी हुए अतीत की एक दुखद याद है जो आज भी गांव वालों के दिल में गहरी छाप छोड़ चुकी है। टूटे हुए बांस पुल की कहानी आज भी गांव के दिलों में रोशनी फैला रही है और हर जगह फैल रही है। कुछ लोग मानते हैं कि उस पुल के अवशेषों के बीच आज भी सुभाष की आत्मा भटक रही है। उस दिन के बाद वो पुल कभी नहीं बना। कुसुमपुर गांव के लोग आज भी सतर्क रहते हैं, ताकि अतीत का अंधकार में धुंध फिर से उनकी जिंदगी में डर न लाए।